वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के लिए एक शानदार फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए ले आए हैं। 150 मतलब जो 100 सवाल होते हैं उसके पूरे लेटेस्ट इन पैटर्न ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए सेक्शन वाइज टेस्ट भी इससे पहले मैंने डाल दिए, प्लेलिस्ट बनी है, नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और ये मॉक टेस्ट आप लगाना चाहते हैं तो एससीएस के मॉक टेस्ट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि 26 अप्रैल को आपका पेपर है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, इसमें आपको सही बताना है। कह रहा मुर्शीद कुली खां जो है इसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में की थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वारिंगदे ओस्ट इंडस कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश रेसिडेंट कर्नल आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय जो है वो ब्रिटिश भारत में किया गया था। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता होगा मुर्शीद कुली खां थे, इसने 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी थी क्योंकि इसका टाइम पीरियड था 1717 से 27, है ना। तो ये तो गलत है, 2 और 3 यहाँ सही हो जाएंगे। अगले में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा आपका। कह रहा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर उनके साथ थे। सही कौन सा है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? 1898 भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया था तथा एक नई धारा 156 जोड़ दी गई थी। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899 के द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया था तथा सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर जो है निषेधाधिकार कर दिया गया था, यानी वीटो पावर दे दी गई थी। सही कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो ये तीनों ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्रोनोलॉजी में लगानी है। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस फाउंडेड इन कैलकाटा, इसकी स्थापना कब हुई? लॉर्ड हेस्टिंग एबॉलिश प्री सेंसरशिप। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये कब हुई थी? और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था? तो इसका समय आपको याद होगा तभी आप लगा पाएंगे भाई। तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना ये हुई थी 1825 में। प्री सेंसरशिप कब समाप्त कर दिया गया था? 1818 में। अमृतसर की संधि कब हुई थी भाई? 1809 में हुई थी। पहला कारखाना अधिनियम या फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में सही की पहचान करनी है आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया 17 अक्टूबर 1919 को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करा 1 अगस्त 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन असहयोग प्रस्ताव पास हुआ दिसंबर 1923 में। मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, अगस्त में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 2 3 5 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये हुआ था दिसंबर 1920 में, है ना। कब हुआ था? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्रोनोलॉजी में इसको लगाना है भाई। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? चौरी चौरा घटना कब हुई है? साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ है? और बरदौली सत्याग्रह कब हुआ है? तो इसको लगाइए क्रोनोलॉजी में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आती है भाई? तो ये आती है 28 मई 1920 को, है ना। जलियांवाला बाग होता है 1919 में। उसके बाद चौरी चौरा घटना की बात करें 4 फरवरी को होती है ये 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति तो 8 नवंबर 1927 को हो गई थी। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर में होता है 1928 में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में सही की पहचान करनी है। 1865 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता को भारत की स्थिति के बारे में जानकारी देना।
1841 में दुर्गाराम मेहता जी ने सूरत में मानव धर्म सभा की नींव रखी थी, जो सामाजिक सुधार और पाखंड के विरोध पर केंद्रित थी। 1849 में ददोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम द्वारा बॉम्बे में स्थापित परमहंस मंडली एक गुप्त संस्था थी, जो जाति प्रथा के उन्मूलन और एक ईश्वरवाद में विश्वास रखती थी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1851 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी, जो देश में लड़कियों के लिए शुरुआती स्कूलों में से एक था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो 134 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये 1844 में दुर्गाराम मेहता जी ने सूरत में मानव धर्म सभा स्थापित की थी 1844 में। क्वेश्चन नंबर 8 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1926 में कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेशन चटर्जी, सचिन सान्याल द्वारा कानपुर में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र करना था। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी थी, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना था। वर्ष 1926 में भगत सिंह और छबील दास और यशपाल ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका लक्ष्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1927 में मार्गरेट कजन द्वारा पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत हुई, जो भारत में महिला कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संस्था बनी। कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभिकथन कारण पे बेस सवाल है, यहाँ पे कौन सा सही है बताना है। 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस समिति ने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। क्यों? भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही है भाई। तो ये दोनों सही है और ये उसका कारण भी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 अभिकथन कारण पे बेस्ड है। 1889 में सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी। कारण, कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला करने और आम जनता को कांग्रेस से दूर रखने के उद्देश्य से संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा जो है सही हो जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1888 में, तो ये तो हो गया गलत, और ए असत्य दिख रहा है डी में, तो डी हो गया, क्योंकि आर सही है, मतलब कारण सही है। 11 में देखते हैं। कह रहा है बेरहामपुर में तैनात 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के द्वारा हाल ही में जारी एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस को धार्मिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ दोनों सही हैं और ये उसकी व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सुव्यवस्थित योजना के तहत संचालित किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करने हेतु दिल्ली के लाल किले को केंद्र चुना गया था, क्योंकि रणनीतिक दृष्टिकोण से यह स्थान सबसे उपयुक्त माना गया है। आगरा से ही बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेता और प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया गया था। सही कौन सा हो जाएगा? तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, जो लीड कर रहे थे, है ना, दिल्ली से। चलो क्वेश्चन नंबर 13, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। संथल विद्रोह, नील विद्रोह, पवना विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कौन सा विद्रोह कब हुआ है? जैसे संथल विद्रोह ये कब होता है भाई? 1855-56 में। नील विद्रोह की बात करें 1859-60 में होता है ये। पवना विद्रोह की बात करें 1873-76 में होता है। मुंडा विद्रोह की बात करें ये 1893 से 1900 में होता है। तो यहाँ पे ABCD ठीक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में सही की पहचान करनी है आपको। गैड़वाल राजवंश, चौहान राजवंश, परमार और चंदेल राजवंश, किसका संस्थापक कौन था ये आपको बताना होगा। तो जैसे गैड़वाल राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे भाई? चंद्रदेव थे। चौहान राजवंश, इसके संस्थापक वासुदेव थे। परमार राजवंश की बात करें ये उपेंद्र हो जाएंगे। चंदेल राजवंश ये हो जाएंगे नन्नू काप। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्रोनोलॉजी में लगाना है। विजयनगर शासक के संबंधित है, जैसे वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युतदेव राय और वेंकट प्रथम। तो यहाँ पे भी लगाइए क्रोनोलॉजी में।
वीर नरसिंह राय, इनका समय क्या था? 1503 से 1509। कृष्णदेव राय, इनका समय क्या था? 1509 से 1529। अच्युत देव राय, इनका समय क्या था? 1529 से 1541। वेंकट प्रथम का समय था 1541 से 1542। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 में आपको जैन ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार बताने हैं, कौन किसके रचनाकार हैं भाई। जैसे कल्प सूत्र, इसके रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु है। परिशिष्ट पर्वन, इसके रचनाकार कौन थे? हेमचंद्र थे। और श्यादवाद मंजरी मल्लीसेन। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र, यानी ए सही हो जाएगा। 17 में आपको सही की पहचान करनी होगी। यहाँ अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो ये सारे सही। आप देख रहे हैं पूरे सिलेबस का निचोड़ दिया गया है टेस्ट के फॉर्म में ना, सब रिवीजन हो जाएगा आपका फटाक से। 18 में भी सही बताना है। रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर, यानी मॉर्टिमर व्हीलर भारत पर आर्यों के हमलों का सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय इतिहास में सबसे पहले दर्ज शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में फैली फूली थी और रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन का श्रेय जो है इंद्र को दिया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। 19 में सही की पहचान करनी है। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर पीपल के वृक्ष को दर्शाया गया है। मोहनजोदाड़ो और लोथल की सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर नावों के चित्र या मॉडल पाए गए हैं। शिकारपुर गुजरात के राजकोट जिले में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, क्योंकि शिकारपुर जो है गुजरात के राजकोट नहीं कच्छ जिले में है। ठीक है, 20 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, रजत एवं तांबे की मुद्राएं जारी की थी। उदयगिरी गुहाभिलेख में चंद्रगुप्त को राजा धीराज ऋषि कहा गया है, जिसने दिग्विजय किया था। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ शिलालेख गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है। बाबर ने दिल्ली को अफगान से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना की थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था, जिसने 1559 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार किया था। सैयद राजवंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ 1 और 4 सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, क्योंकि हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नगर बनाया 1533 में और 1556 में राज सिंहासन पर दिल्ली के अधिकार करेगा हिंदू राजा हेमू 1556 में। 22 में सही की पहचान करनी है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। इमाशी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि गंगा जल का सेवन करता था और हिंदू त्योहारों जैसे होली आदि को बड़ी धूमधाम से मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्के बनाने वालों का सुल्तान एवं धनवानों का युवराज कहा था। तो यहाँ भी देखेंगे आप, ये चारों ठीक हो जाएंगे। 23 में सही बताना है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में 1359-60 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे, जिनकी कुल संख्या 1,80,000 थी। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही रोजगार विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात स्थापित किया ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये चारों ठीक हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सैयद वंश के जो राजा हैं उनकी क्रोनोलॉजी लगानी है। खिजर खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, आलम शाह। तो लगाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। तो खिजर खां का टाइम पीरियड है 1414 से 21। मोहम्मद शाह का हो जाएगा 1421 से 34। ये मुबारक शाह का है, एक सेकेंड। मोहम्मद शाह का की अगर बात करें तो इनका था 1434 से 43, और आपका मुबारक शाह की बात करें 1421 से 34। आलम शाह 1443 से 51, है ना। ये 4 राजा हुए हैं, इनका टाइम पीरियड ज़रूर याद रखना, ए हो जाएगा। 25 में कह रहा है ठंडी पवनें हैं और स्थान है, कौन सी पवन कहाँ चलती, कोल्ड विंड्स, और उनकी लोकेशन है। जैसे मिस्ट्रल है, ब्लिजर्ड है, लेवेंटर है और बाइस है। मिस्ट्रल कहाँ चलती है, फ्रांस वरोन घाटी में। ब्लिजर्ड कहाँ चलती है, ध्रुवीय क्षेत्र में। लेवेंटर स्पेन में चलती है, और बाइस जो है आपकी फ्रांस में चलती है। यानी आपका 1 2 3 4 ठीक है। क्वेश्चन 26 में सही मिलान करना है आपको। ये चक्रवात हैं और क्षेत्र हैं, जैसे टाइफून, विली विली, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बगुइया। टाइफून कहाँ बोला जाता है भाई, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहाँ पे बोलते हैं। विली विली कहाँ बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ये अपना इंडियन ओशन हो गया, और बगुइयो ये फिलीपींस में हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 पे बढ़ते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा भैया। कह रहे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन, आक्रामक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों से उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी आक्रामक हवाओं के कारण व्यापक विनाश, भारी वर्षा और तूफानी उछाल का कारण बनते हैं। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप 1 2 3 सही है, चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन में जो है ना, उस टाइफून, और मतलब इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हो, जो इंडियन ओशन है यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और टाइफून बोलते हैं, अभी ऊपर बताया ना, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, आसान है तो चौथा गलत है। जनजाति हैं, और कौन सी जनजाति कौन से देश में पाई जाती है ये आपको बताना है। जैसे आपकी एबॉरिजिन, माओरी, वेदास और यूकागिर। एबॉरिजिन ये कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। माओरी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। वेदास पाई जाएंगी श्रीलंका में, और यूकागिर पाई जाएंगी साइबेरिया, रूस में। यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 29 पे आते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कजाकिस्तान क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक कंट्री है वर्ल्ड का। इथोपिया इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री बाय पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर अगर देखना है तो इथोपिया है, कह रहे हैं। और लिechtenstein और तुर्कमेनिस्तान दो ऐसे देश हैं जो दोहरे स्थलरुद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल अन्य स्थलरुद्ध देशों से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, मतलब सही की बात करें तो 1 और 2 सही है। लिechtenstein तो है, ठीक है, पर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान है। जो उज्बेकिस्तान है ये डबली लॉक्ड है। चलिए, और ये दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो हमारी ऐप से जाके लगा सकते हैं, ये नंबर पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं आप मॉक टेस्ट को। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन 30 में आपको मिलान करना है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूएसए मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, कौन सी कब हुई है ये आपको बताना है। तो यूरेशियन आर्थिक संघ की बात करें तो 1 जनवरी 2015। व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक साझेदारी 8 मार्च 2018। यूएस मैक्सिको कनाडा समझौता 2020। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी 15 नवंबर 2020। यानी 1 2 3 4 ठीक है। चलिए 31 नंबर में मिलान करना आपको। बगदाद इराक, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, आसवान मिस्र और रोम इटली, है ना, कौन सी नदी पे है ये बताना है आपको। जैसे ये बगदाद है इराक की राजधानी, ये आपकी टिग्रिस नदी के किनारे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ जो है ये स्वान नदी के किनारे है। आसवान जो है ये आपका नील नदी के किनारे है, और इटली का रोम टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी, ठीक है। ऐसे पेरिस है, पेरिस की बात करें अगर
वो भी इंपॉर्टेंट है, सीन नदी के किनारे है, सीन नदी। तो यहाँ बी हो जाएगा ऑप्शन। 32 में सही की पहचान करनी है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। ब्लड मून एक ऐसी घटना है जिसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा पर अपनी पूरी छाया डालती है। तो यहाँ ये चारों ठीक हो जाएंगे। चलिए 33 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। भूपर्पटी बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 20 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि महासागरों के नीचे जो औसत मोटाई है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है। महाद्वीपों के नीचे जो है 30 किलोमीटर तक की है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे जो इसकी आपको मोटाई दिखेगी लगभग 70 किलोमीटर की है। 34 में सही की पहचान करनी है। बसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। शील्ड ज्वालामुखी लावा उद्वार के समय बहुत गैसीय होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा। शील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं गैसीय नहीं होते, बहुत तरल होते हैं, है ना, लिक्विड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो बहुत तेज़ी से बहते हैं। 35 में सही की पहचान करनी है। कह रहा इन द यूथ स्टेज द नंबर ऑफ रिवर इज़ वेरी स्मॉल। दीज रिवर फ्रॉम शैलो वीशे वैली इन विच फ्लड प्लेन आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और नैरो फ्लड प्लेन्स आर फाउंड अगेन अलॉन्ग द मेन रिवर। यानी जल विभाजक अगला कह रहा अत्यधिक विस्तृत चौड़े व समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये नदी विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं। जहाँ अनवरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व छिपरिकाएँ बन जाते हैं। सही कौन सा है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 36 में सही की पहचान करनी है। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के सबसे ऊंचे बिंदु होते हैं। नदी वेदिकाएं जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल के शीर्ष हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होती हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहा जाता है। यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ ऑप्शन 3 4 सिर्फ सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि नदी वेदिकाएं जो होती हैं ये प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के सबसे जो है क्या होते हैं, नदी घाटियों के तलों के चिन्ह होते हैं ना। तो ये गलत हो जाएगा, और ये भी नदियों के तल के शीर्ष नहीं, सिर्फ नदियों के तल होते हैं। 37 में सही की पहचान करनी है। कह रहे द शेप ऑफ क्लॉ शेप डेल्टा रिसेंबल द क्लॉज ऑफ बर्ड्स फुट, यानी पंजाकार डेल्टा की आकृति पक्षी के पैर के पंजे की तरह होती है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण तब होता है जब समुद्री लहरें तेज होती हैं और नदी का प्रवाह मजबूत होता है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है, और पंजाकार डेल्टा को अंगुली नुमा डेल्टा भी कहा जाता है ना। जैसे मैक्सिको कह रहा हूँ, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है आपकी कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी, सुना होगा आपने ना, मिसिसिपी मिसौरी वो। चलो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? तो 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि पंजाकार डेल्टा का निर्माण जो है तब होता है जब समुद्र की लहरें कमज़ोर होती हैं ना, तेज नहीं, कमज़ोर होंगी तब होगा, ठीक है, और नदी का प्रवाह मजबूत। चलो 38 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहा है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति जिसके कारण सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होता है सिजगी कहलाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है तो उसे युति कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा चंद्र ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। तो सही यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ये तीनों ठीक है यहाँ।
39 में सही की पहचान करनी है। यहाँ समाजवादी शब्द को आधिकारिक तौर पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन भारतीय संविधान में समाजवादी भावना पहले से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मौजूद थी। संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे और SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ये चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। यहाँ सही बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति पत्ताभाई सीतारमैया, कार्य संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रध्वज तर्जट समिति KM मुंशी। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है ना, क्योंकि कार्य संचालन समिति की अगर बात करें तो ये थे आपके KM मुंशी, ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए 41 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। कह रहा भारतीय संविधान को मॉरिस जोन्स ने अर्ध संघीय कहा है। केसी वेरे ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद बताया है। BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ 3 और 4 सही है, क्योंकि मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को जो है ये क्या बोला है? अर्धसंघी नहीं बोला है, ये अर्धसंघी बोला है केसी वेरे ने, है ना, जो केसी वेरे है उसने बोला है। और सहकारी संघवाद की अगर बात करें, सहकारी संघवाद ये किसने बोला है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला, ये है ना। सहकारी संघवाद किसने बोला? ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ये ठीक है। सौदेबाजी वाला संघवाद ये किसने बोला? मॉरिस जोन्स ने, ये सौदेबाजी बोला है। 42 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19 के बारे में, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल और 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन सा यहाँ सही है? देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये तो आर्टिकल 16 में है और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल 15 में है। ये दो तो गलत हैं, 3, 4, 5 सही है यहाँ। ठीक है, 43 में सही की पहचान करनी है आपको। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा, 243 का पंचायतों की संरचना, का पंचायतों का गठन, पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, 243 ला पंचायतों की अवधि। सही बताना है यहाँ। देखो, पहला सही है, चौथा सही है, 5वां यहाँ सही है। कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत की अगर बात करें तो ये आपका किस में दिया है? कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत 243C में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत 243B में है। 44 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही हो जाएगा? 2003 के 92 संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को जोड़ा है। 71वें संविधान अमेंडमेंट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जोड़ा है। और 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ओडिया को बदलकर ओडिया कर दिया गया है। सही कौन सा है भाई? तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए 45 में आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 द्वारा वोट देने की उम्र 21 से 18 करी गई। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा और 74 संविधान संशोधन 1992 पंचायतों और शहरी निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 2017 का 101 संविधान संशोधन वस्तु और सेवा कर की शुरुआत। सही कौन सा है? तो 1 और 2, 3 सही हो जाएगा, 4 गलत है, क्योंकि GST की बात करें तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से ये हुआ था। ठीक है, 46 देख लेते हैं। 46 में आपको बताना है कौन सा सही है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। कौन सा सही है यहाँ? तो ये 5 सही हो जाएंगे। 47 में सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, जनजाति आयोग 338 है, पिछड़ा वर्ग आयोग 338B, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति आयोग 339। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों ठीक हो जाएंगे।
48 में सही की पहचान करनी है। दिसंबर 1959 कह रहा है फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य KM पानीकर, HN कुंजरू ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट ने राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार की गई भाषा इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। फजल अली आयोग ने राज्यों और क्षेत्रों के 4 गुना वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में बना था। 49 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटों वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटों वाला राज्य MP है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, जिनमें से 530 स्टेट से 20 UT से। अभी देख रहे हो आप, सीटों की संख्या बढ़ाने की भी बात चल रही है ना। तो इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, पूछे जा सकते हैं आपसे। तीनों ठीक है। यहाँ 50 में सही की पहचान करनी है। संसद का पहला घंटा कह रहा प्रश्नकाल होता है, यानी क्वेश्चन आवर होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न वे होते हैं जिनमें कम से कम 7 दिन का नोटिस देकर सवाल पूछा जाता है, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कम से कम अल्प सूचना के प्रश्न पूछने तो आपको 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 5 दिन से काम नहीं चलेगा, है ना। तो 5 गलत है, 1, 2, 3, 4 तो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 51 देखते हैं। इसको भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति और GVK राव समिति, ठीक है। जैसे बलवंत राव मेहता समिति ये कब बनी थी, 1957 में बनी थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। हनुमंत राव समिति 1983 में बनी थी। GVK राव समिति 1985 में बनी थी, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका ABCD। 52 में आते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी, कौन सी पार्टी कब बनी है। जैसे बसपा 1984 में बनी थी आपकी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी आपकी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में, नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करें तो काफ़ी लेट है, 2013 में बनी, ठीक है। कांग्रेस का आप सभी को पता ही होगा भाई, 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा सबसे पहले यही बनी थी, यानी इसका ऑप्शन B हो जाएगा। चलो 53 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। जैसे पहले लोकपाल MC सीतलवाड़, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पहले केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त N. श्रीनिवास राव, प्रथम अटॉर्नी जनरल पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आसान है। देखिए, पहला लोकपाल जो थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष और पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़, यानी 2, 3, 4 सही है, पहला 5वां गलत है। 54 में भी सही की पहचान करनी है। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज़ T-11 मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट था, जिसे 19 जून 1981 को लॉन्च किया था। और एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट वाज लॉन्च इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम कोरू, फ्रेंच गुयाना। तो यहाँ भी देखेंगे आप, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1965 में परिव्यापी रॉकेटों के प्रक्षेपण से हुई थी। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। 56 में सही की पहचान करनी है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन दक्षिण केरल में तिरुवनंतपुरम के पास बनाया गया था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे विशेष रूप से इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण चुना गया था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी, जब भारत ने अपना पहला नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट यहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।
तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है 1 2 3। 57 में सही की पहचान करनी है। 15 अगस्त 1969 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी और यही इसरो जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का स्थान लिया था। भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसे गगनयान भी कहा जाता है, यह परियोजना भारत को अंतरिक्ष में सेवाओं का वैश्विक कम लागत वाला प्रदाता बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। तो यहाँ भी ये देखेंगे चारों ठीक है। आप क्वेश्चन 58 में आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। इसरो के द्वारा 21 मार्च 1996 को PSLV D3 के माध्यम से प्रक्षेपित IRS-P3 उपग्रह मुख्य रूप से पृथ्वी के अवलोकन के लिए डिज़ाइन किया गया था। अप्रैल 1999 में एरियन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया INSAT-2E उपग्रह INSAT-2 श्रृंखला का अंतिम और सबसे उन्नत उपग्रह था। 22 मार्च 2000 को प्रक्षेपित INSAT-3B उपग्रह INSAT-3 श्रृंखला का पहला उपग्रह था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ठीक हो जाएंगे। 59 में सही की पहचान करनी है। 20 सितंबर 2005 को GSLV F01 से लॉन्च किया गया GSAT-3 भारत का पहला खास एजुकेशनल सैटेलाइट था। 2 मई 2005 को PSLV C6 से लॉन्च किया गया कार्टोसैट-1 एक खास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसे कार्टोग्राफिक इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया था। 10 जनवरी 2007 को PSLV C17 से लॉन्च किया गया कार्टोसैट-2 एक एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। तो यहाँ 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसको 2004 में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 60 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969। ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी आर्टेमिस जो है 2 मिशन हुआ है, मून पे गए हैं ये लोग, मतलब मून के सबसे पास गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे है ना, चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने अपोलो 11 अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा की यात्रा की थी। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वर्तमान में भारत का एकमात्र पूरी तरह से चालू प्राथमिक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो यहाँ देखेंगे आप चारों ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों हमारा ये टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए नोट्स इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तुरंत आप ले सकते हैं। ये हमारी ऐप में भी आपको मिल जाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में। अगले में सही बताना है कि बांध के जलाशय में संग्रहित जल में गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा होता है, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि बांध के जलाशय में जो जल संग्रहित होता है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 62 में सही की पहचान करनी है। यदि उपग्रह की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है इसका आवर्तकाल कहलाता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होते हैं, इसे हुक का नियम कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट तूफान की संभावना को इंगित करता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे पांचों ठीक हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है आपको। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। थर्मस बोतलों में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर जिंक की परत लगाई जाती है। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है ना। थर्मस बोतलों में आप देखेंगे दीवारों पर आप जिंक की नहीं चांदी की परत लगाते हैं ना, ताकि वो ठंडी है तो ठंडी रहे, गर्म है तो गर्म रहे। 64 में सही की पहचान करनी है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों और टॉर्पीडो के नोदन में होता है।
जल की कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुलने के कारण होती है। एथिल अल्कोहल को शांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 170 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनती है। प्रथम विश्व युद्ध में वाटर गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था एवं इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड था। तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में वाटर गैस नहीं मस्टर्ड गैस यूज़ करी थी हमने, है ना, मस्टर्ड गैस, जिसका नाम क्या था भाई, डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। जहरीली गैस है भाई, पॉइजनस है। 65 में सही की पहचान करनी है। हृदय में कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं, जिन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहा जाता है। हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है भाई, 4 चैम्बर में। फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। शरीर का श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगोटा में स्थित होता है और श्वसन को पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सा सही है यहाँ? तो ये चारों ठीक हैं। 66 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग O को सर्वदाता कहते हैं। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे आप, चारों ठीक। 67 में सही की पहचान करनी है। 1983-84 में अंटार्कटिका में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। 1988 में अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है। 2012 में अंटार्कटिका में स्थापित भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती है। कौन सा सही है यहाँ पे, ये बताना होगा आपको। तो ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे ना। पहला जो है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। 68 में सही की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? कह रहे नॉक-नी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन उत्सर्जक के रूप में वाटर पैदा करते हैं। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कोरिंगा मैनग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पांचों ठीक हो जाएंगे भाई। 69 में सही की पहचान करनी है। यूकेलिप्टस का वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। और लिमिट जो आपका लिमिटिक है ना, या लिमिटिक जोन कह सकते हो, या लिमिटिक क्षेत्र, इसमें पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो सही यहाँ कौन सा है? पांचों सही है यहाँ। 70 में सही की पहचान करनी है। लोकनाट्य और राज्य जैसे गोंधल, पाला, पदायनी, वारी लीबा। तो गोंधल होता है आपका महाराष्ट्र में, पाला होता है आपका उड़ीसा में, पदायनी केरल में, और वारी लीबा आपका मणिपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 71 में आते हैं। सही की पहचान करनी है यहाँ। रोहतक जिला 1 नवंबर 1966 को बना था। झज्जर जिला 15 जुलाई 1997 को। सोनीपत 22 दिसंबर 1972। भिवानी 22 दिसंबर 1972। चरखी दादरी जिला 1 दिसंबर 2014। तो हरियाणा जीके पे बेस्ड सवाल है। 1 2 3 4 सही है, 5 गलत है। चरखी दादरी जिला जो है ये दिसंबर 2016 में बना है। ठीक है। 72 पे आ जाओ, सही बताना है। हरियाणा का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इस क्षेत्र को रज हरियाणा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, इनमें कुरुक्षेत्र को कुरु पंचाल क्षेत्र का भाग तथा वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र बताया गया है। महाभारत महाकाव्य में सोनीपत को महाभारत काल का स्वर्ण प्रस्थ माना गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यवादन में रोहतक और अग्रोहा का विशेष उल्लेख है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यवादन जो है इसमें रोहतक और आपका अग्रोहा का विशेष उल्लेख है। ये ठीक है, पर ये करनाल नहीं, ये हिसार में है। ये गलत है, बस छोटा सा। 73 में आ जाओ, सही की पहचान करनी है। हरियाणा में पहला उत्खनन जो है
हिसार जिले के सिशवाल नामक स्थान पर किया गया था, इसी कारण इसे सिशवाल संस्कृति कहा जाता है। हरियाणा में हाकला संस्कृति का काल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती तट पर भारत वंश का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर भारतवर्ष कहलाया है। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल के 7 अभिलेख अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थान पर उत्कीर्ण है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक है। 74 में सही की पहचान करनी है। दारा सिकों ने अपने गुरु शेख चेली की याद में थानेश्वर में एक सुंदर मकबरा बनवाया, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शाहजहां ने प्रशासन में चकला नामक नई इकाई बनाई, जिसमें हिसार चकला सबसे प्रमुख था। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हरियाणा के करनाल में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था। जॉर्ज थॉमस ने 1796 के दौर नरनौंद के युद्ध में पटियाला, कैथल और जिंद की संयुक्त सिख सेनाओं को पराजित किया था। तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1799 में हुआ था। 75 में सही की पहचान करनी है। 5 से 16 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने भिवानी और रोहतक का दौरा किया और एक विशाल सभा को संबोधित किया। आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा से लगभग 2715 सैनिक शामिल थे, जिनमें 398 अधिकारी और 2317 सामान्य सैनिक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। 76 में सही बताना है। हरियाणा की लगभग 80% बारिश जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो जुलाई और सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी से आता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर पूर्वी शिवालिक क्षेत्र में लगभग 110 सेंटीमीटर होती है। हरियाणा में सबसे कम बारिश राजस्थान की सीमा से लगे दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यमुनानगर में छछरौली को भारी बारिश के कारण हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा में हिसार वह जिला है जहाँ सबसे गर्मियाँ और सबसे ठंडी सर्दियाँ होती हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, ठीक है ये पाँचों। 77 में सही की पहचान करनी है आपको। सामान्यतः भारी मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है और चावल, गेहूं, कपास और गन्ना जैसी फसलों के लिए आदर्श मानी जाती है। भारी एवं अत्यधिक भारी मिट्टी की उत्पादकता जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बढ़ाकर यहाँ प्रमुख रूप से धान, गेहूं, चना तथा जौ की खेती की जाती है। दोमट मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है और पर्याप्त वर्षा या सिंचाई पर गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें अच्छी उपज देती हैं। दोमट मिट्टी हरियाणा की कृषि का मुख्य आधार है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये चारों ठीक है। 78 में सही की पहचान करनी है। हरियाणा की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके आधार पर वन तथा वृक्षावरण को मिलाकर हरियाणा का कुल हरित क्षेत्र लगभग 3307 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का कुल वन आवरण क्षेत्र 1614.26 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का कुल वन आवरण क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.65% है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों सही है। 79 में सही की पहचान करनी है। कर्ण झील, तिलियार झील, भिंडवास झील और ब्लूबर्ड झील। तो यहाँ सही बताना है आपको। जैसे कर्ण झील है, ये कहाँ पे है? तो ये आपकी कर्ण झील करनाल में है। तिलियार झील जो है ये रोहतक में है आपकी, और भिंडवास झील की बात करें झज्जर में हो जाएगी। ब्लू बर्ड झील जो है ये हिसार में हो जाएगी आपकी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में सही की पहचान करनी है आपको। हरियाणा में हरित क्रांति की शुरुआत 1968-69 में हुई, जिससे विशेषकर गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। भारत में पहली बार कृषि जनगणना 1970-71 में हुई है, हरियाणा इसमें शामिल था। राज्य में कृषि जोतों की संख्या कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 16.28 लाख है। और धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और फलियां राज्य की प्रमुख खरीफ फसलें हैं। ये सब खारिफ फसलें हैं। तो यहाँ देखेंगे आप 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966-67 में। कब होती है? 1966-67 में। ठीक है। 81 में सही बताना है। हरियाणा में सर्वाधिक फल उत्पादक जिला जो है कह रहा सोनीपत है। हरियाणा में सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला कह रहा है सिरसा है। मशरूम उत्पादन में प्रथम जिला सोनीपत है। आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला यमुनानगर है। कौन सा सही हो जाएगा? तो 3 और 4 सही है, क्योंकि फल उत्पादन में सिरसा है और सब्जी में सोनीपत है। 82 में सही बताना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने युवा एआई फॉर ऑल नामक पहल को 18 नवंबर 2024 को शुरू किया। इंडिया एआई मिशन के तहत युवा एआई फॉर ऑल निःशुल्क 4.5 घंटे ऑनलाइन पाठ्यक्रम 6 मॉड्यूलों के माध्यम से 1 करोड़ नागरिकों को जो है देगा, ये कौशल प्रदान करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो सिर्फ 2 सही है, पहला गलत है, यहाँ होना चाहिए 2025। 83 में सही की पहचान करनी है आपको। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना शुरू की है। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को 1 जुलाई 2025 को मंजूरी मिली है। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया है। जनवरी 2024 में शुरू हुए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कार्यान्वित है। और मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन, यही आरडीआई योजना के लिए वित्त वर्ष 25-26 तक 10,000 करोड़ और संपूर्ण मिशन के लिए 1 लाख करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है। तो यहाँ 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है क्योंकि ये 2023 होना चाहिए, और 5वां गलत है क्योंकि यहाँ 20,000 करोड़ का बजट करा गया है। 84 में सही बताना है। नव्या पहल का पूर्ण रूप जो है नर्चरिंग एस्पायरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नव्या पहल को 24 जून 2005 को शुरू किया है। नव्या पहल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू हुई है। नव्या पहल का उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा और एआई जैसे उभरते रोजगारों के लिए तैयार हो सकें। तो यहाँ भी आप देखेंगे ठीक है ये चारों। 85 में सही की पहचान करनी है। संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में की है। ज्ञान भारतम मिशन भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और पुनर्जीवन के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत 2003 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत शुरू किया गया राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भी समेकित है। और वहीं 2024 से 31 की अवधि के लिए ज्ञान भारत मिशन को 482.85 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में कृति संपदा डिजिटल संग्रह में 44.07 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ दर्ज हैं। तो यहाँ भी ये पाँचों ठीक हैं। 86 में सही बताना है आपको। पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन को 30 सितंबर 2024 से लॉन्च किया है। और क्रूज भारत मिशन जो है नावा सेवा पोर्ट बंदरगाह पर शुरू किया गया है भाई। और क्रूज इंडिया मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 फेज में लागू किया जाएगा। क्रूज इंडिया मिशन के तहत 2029 तक 100 रिवर क्रूज टर्मिनल और 10 सी क्रूज टर्मिनल और 5 मरीना बनाना है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसको मुंबई पोर्ट से शुरू करा गया है। ठीक है। 87 पे आ जाओ, इसमें भी सही बताना है आपको। कह रहा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को 31 अक्टूबर 2024 को शुरू किया। क्रूज भारत मिशन मुंबई बंदरगाह पर शुरू किया गया था। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए सरकार की सभी योजनाओं, अवसरों और इंटर्नशिप को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, यहाँ 2023 होना चाहिए था। 88 में सही बताना है। पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत यूरिया गोल्ड योजना को 27 जुलाई 2023 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने यूरिया गोल्ड योजना शुरू की। यूरिया गोल्ड योजना को राजस्थान के सीकर जिले से शुरू किया। और यूरिया गोल्ड योजना का उद्देश्य सल्फर युक्त यूरिया से मिट्टी में सल्फर की कमी दूर करना और उत्पादकता बढ़ाना है। तो यहाँ देखेंगे आप चारों ठीक हो जाएंगे। 89 में सही की पहचान करनी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना को 12 फरवरी 2022 को शुरू किया। स्माइल योजना में स्माइल का पूर्ण रूप सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज है। स्माइल योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास व आजीविका का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है। स्माइल योजना के लिए 2021-22 से 25-26 तक 350 करोड़ का प्रावधान है। तो यहाँ 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 365 करोड़ का प्रावधान करा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वे पे है ये, इसमें गलत बताना है आपको।
वर्ष 2025-24-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो इतने करोड़ रुपए होने का अनुमान है और वृद्धि 11.4%, मतलब 24-25 की तुलना में 11.8%। 24-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 7.6% की वृद्धि के साथ इतने हो गया है। 24-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 3.6%। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा। और ये दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं या हमारी ऐप पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको रैंकिंग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। कह रहा है सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 24-25 में 51.2% तक मजबूत हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी घटी है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 24-25 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान 32.9% है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर भावों पर वर्ष 24-25 में 6.3% की वृद्धि के साथ 1,94,285 रुपये अनुमानित की गई है, जो कि 23-24 में 6.5% है। तो गलत यहाँ देखेंगे कौन सा है? तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ 92 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ वर्ष 2025-26 का हरियाणा बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2050 तक विकसित भारत के विजन को प्रतिबिंबित करता है। 2014-15 में हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद 4,37,145 करोड़ रुपए था, जबकि 24-25 में हरियाणा का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद आप देखेंगे 12,13,951 करोड़ रुपए। 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है 1,47,382 थी, 24-25 में 3,53,182 हुई। पिछले 10 वर्षों में राज्य की जीडीपी औसत जो है 10.8% और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 9.1% बढ़ी है। गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका पहला, क्योंकि 2045 तक नहीं 2047 तक का ये विजन है। 93 में भी गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? मिशन हरियाणा 2047 के तहत हरियाणा की जीडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने और प्रदेश में 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित है। हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को राज्य स्तरीय रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पशु कल्याण और टिकाऊ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी जाएगी। गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ आपका गलत है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखें तो युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार इसमें उपलब्ध कराया जाएगा ना, राज्य स्तरीय नहीं, इंटरनेशनल। 94 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? हाल ही में फरवरी 2026 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विज्ञान के क्षेत्र में देश के 4 वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक साइंस विभाग के शिक्षकों एवं शोधार्थियों ने हवा में अमोनिया गैस की मात्रा का पता लगाने वाली चिप डिज़ाइन की। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कॉमन फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन फैसिलिटी की स्थापना करने के लिए मंजूरी दी है। हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के सेक्टर 17 स्थित फुटवियर क्लस्टर में देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ भी ये चारों ठीक है। 95 में सही बताना है। हाल ही में कह रहा है हरियाणा के सिरसा जिले की तजाइना बजाज ने 14 वर्ष की आयु में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 38 सेकंड में फ्रेंच भाषा में सुनाकर इंडियन बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है उसमें स्थान बनाया है। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर विश्व रिकॉर्डधारी हरियाणा के भिवानी जिले के पहलवान विजेंद्र सिंह ने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में अपने दांतों के सहारे 10 टन वजनी स्कूल बस को खींच दिया भैया। हरियाणा थंडर ने नोएडा इंदौर स्टेडियम में दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 जीत ली। तो यहाँ भी तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो 96 में देखते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 में हरियाणा के पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी को देश के 15 पुरातात्विक स्थलों एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा?
तो ये दोनों सही हैं, करंट अफेयर्स पर बेस्ड है ये। 97 में क्रोनोलॉजी में आपको इसको लगाना है। कह रहा उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष किम राजवंश के वफादार किम योंग नाम। कर्नाटक के बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पासा, है ना। किसका कब निधन हुआ है, इसकी क्रोनोलॉजी। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय। पंजाबी अभिनेता और पेशेवर बॉडी बिल्डर विंदर सिंह घुमान, किसका कब निधन हुआ है, इसको लगाना आपको, है ना। तो इसका निधन पहले की किम योंग की बात करें अगर, तो ये हुआ है 3 नवंबर को 2025, है ना। और कर्नाटक में ये हुआ है 22 जनवरी 2026। पश्चिम बंगाल 23 फरवरी 2026। और जो आपके ये हैं पंजाब में, इनका हुआ 9 अक्टूबर 2025। यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 में सही बताना है। हाल ही में कह रहा है भारत की कृषि आधारशिला को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को 2 प्रमुख योजनाओं पीएम धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन प्लेसेस का शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत की है। हाल ही में कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मिशन शक्ति के समर्थ उप अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 को शुरू की गई पालना योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक है। 99 में सही की पहचान करनी है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के 22 वर्षीय एआई रिक्रूटिंग स्टार्टअप मेरकोर के को फाउंडर सूर्या मिधा 22 बिलियन की संपत्ति के साथ सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। सऊदी अरब ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब ने बर्ड फ्लू के जोखिम को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत, चीन, बांग्लादेश सहित 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ भी चारों ठीक है। अंतिम देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में देश में बनी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 फरवरी 2026 को भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ यानी बंदर बुखार के लिए सुधारित और प्रभावी वैक्सीन के मानव निक्लिक ट्रायल की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने संवेदनशील पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदी खतरों की भविष्यवाणी के लिए एक नई विधि विकसित की है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। तो अटेम्प्ट करिए इनको, शानदार ये टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं।